नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर बैंक्स में। मेरा नाम है ब्रह्मानंद। मैं यहाँ पर आप लोगों का बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब बैंक का तैयारी आप स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप खुद में कुछ चीज़ें एनालाइज करिए। क्या एनालाइज करना है आपको? पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मैं कह रहा हूँ आपको एनालाइज करिए। तो सबसे पहले आप पूछेंगे सर क्या एनालाइज करें, तो आप ये एनालाइज करिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपका वीक पॉइंट है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, पढ़ने का मन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में एनालाइज करिए। इसी को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। SWOT। एस हो गया आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, आपका कौन सा टॉपिक या आपके व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो आपका स्ट्रेंथ है, क्या है जो वीकनेस है, आपके सामने में अपॉर्चुनिटी क्या सब है और थ्रेट क्या है, किस चीज़ से आपको डर लगता है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेंथ आप किसी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का मैथ स्ट्रेंथ होगा, कुछ लोगों का रीजनिंग होगा, कहीं पर किसी का इंग्लिश या हिंदी होगा, किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा, किसी का जीके बहुत अच्छा होगा, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होगा, बैंकिंग टर्म्स ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से याद हो जा रहा होगा। वीकनेस, यही कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपका वीकनेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ आपका इसके साथ और क्या हो सकता है? तो इसके साथ स्ट्रेंथ आपका हो सकता है कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, आप कितनी देर कंटिन्यू बैठ सकते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। वीकनेस भी इसी चीज़ को डिनोट करता है कि आप पढ़ाई में कहाँ पर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना देर आप बैठ पाते हैं, कब आप नहीं बैठ पाते पढ़ाई पर। अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी में आपके पास IBPS, RRB, SBI, ये तीन का PO और क्लर्क, ये तीनों एग्जाम का PO और क्लर्क आपको हर साल मिलेगा। यानी 6 अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने में है। इसके बाद 6 एग्जाम तो आपके सामने में है। इसके बाद आता है नबार्ड का एग्ज़ाम आपके आता रहता है। इसके बाद RBI का ग्रेड A ग्रेड B आता रहता है, RBI असिस्टेंट आता रहता है बीच बीच में। वेरियस बैंक्स अलग अलग तरह के अपने अपने एग्ज़ाम्स निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपॉर्चुनिटी हो गई। और थ्रेट यानी आपको डर लगता हो कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो आपको सबसे पहला काम करना है थ्रेट पे। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिसका एग्ज़ाम निकलता है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये सारी बातें ले आए, उस दिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी इंसान बचपन से ही तो सब सीख करके नहीं आता है। वो जो भी सीखता है यहीं आकर के सीखता है। अगर वो बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में तो यहीं आकर के बना, तो आप भी बन सकते हैं। सबसे पहला काम आपको मन से डर को निकालना है। आप अपने मन से डर को निकालिए कि आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आप समझिए कि आधा तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई वहीं कर लिया। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर आप घबरा जाते हैं कि एग्ज़ामिनेशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मेरे पास 1 चांस है, 2 चांस है, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। जिनके पास एक ही चांस बचा हुआ है, सिंगल अटैम्प्ट, अगर आप घबरा रहे हैं तो आपका यहाँ पर मार्क्स कम आएगा। ये डेफिनेट है, ये आप भी जानते हैं कि आपका मार्क्स कम आएगा, आप घबराते हैं। तो अगर नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा ना, फिर आप कुछ और देखेंगे। तो ये सोच करके जाइए कि मेरा निकलेगा तो भी ठीक है, नहीं निकलेगा तो भी ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, जिनके पास मौका है एक से ज़्यादा अभी, वो ये समझ के जाइए कि अगर इस बार नहीं निकला तो मैं कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाया हूँ उसको, मैं अगली बार फिर से प्रिपरेशन करूँगा। ठीक, अपने दिमाग से इस डर को सबसे पहले निकालिए कि एग्जामिनेशन में अगर फेल हो जाए तो क्या करें। इस डर को आप दिमाग से निकाल दीजिए।
दूसरा चीज़, आप कुछ देर अपना सांस बंद करके देखिए। आप अगर कुछ देर अपना सांस बंद करेंगे तो कुछ टाइम, कुछ लोगों का 1 मिनट हो सकता है, कुछ का 30 सेकंड होगा, कुछ का 5 सेकंड होगा, अपने आप को विल के हिसाब से। उसके बाद आपको लगेगा कि सांस लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप सांस उस घड़ी नहीं लेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पा रहे। वैसी स्थिति आप अपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई के लिए बनाइए खुद के मन में कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई अपना करना है खुद का, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए जितना ज़रूरी मेरा जीवन है उतना ज़रूरी मेरे लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ें आ गई, ये बातें आ गई, तो उस दिन आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की गारंटी मेरी है। इसके बाद चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी आपने देख लिया, आपके पास IELTS का PO क्लर्क है, RRB का PO क्लर्क है और SBI का PO क्लर्क है। इसके साथ साथ RBI का आता है एग्ज़ाम, ऑफिस असिस्टेंट का आता है, ग्रेड A का आता है, ग्रेड B का आता है, NABARD का एग्ज़ाम आता है और भी अलग अलग तरह के जो बैंक हैं, जैसे नेशनलाइज बैंक है, ये अपना एग्ज़ाम स्पेशल अलग अपना एग्ज़ाम निकालते हैं स्टेज 1 के लिए, तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम्स निकालते हैं। इसके बाद वीकनेस पे आते हैं। आपको अपने वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। मान लेते हैं कि मैथ मेरा वीक पॉइंट है, मैथ मेरा वीक पॉइंट है, तो हम करेंगे क्या? हमको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने वीकनेस पे मैथ पे देना होगा। अगर हम अपने वीक पॉइंट को नहीं संभालेंगे तो वो हमको एग्जामिनेशन में पीछे धकेल देगा। तो आपको अपने वीक पॉइंट को सबसे पहले संभालना है। किसी का अगर इंग्लिश वीक पॉइंट है तो आपको इंग्लिश को संभालना होगा। आपको हिंदी केवल RRB के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप RRB का स्टेज 1 या ऑफिस स्टैंड देते हैं तो आप हिंदी का ऑप्शन वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो हिंदी आपको केवल और केवल RRB के लिए है, बाकी में आपको इंग्लिश ही काम आएगा। और RRB में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, हिंदी ऑप्शनल है, चाहे तो आप हिंदी को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश पर फोकस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद रीजनिंग किसी का वीक हो सकता है, किसी का करंट अफेयर्स वीक हो सकता है, कंप्यूटर वीक हो सकता है। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अगर आपने 1 घंटे आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे अगर पढ़ना है तो उसमें से आप 30 मिनट्स करिए मैथमेटिक्स के लिए, या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए आपको आधा टाइम इसमें देना है। फिर आते हैं स्ट्रेंथ, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसके लिए आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसमें आपको केवल टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। तो वहाँ पर आप केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा पुरजोर कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। अब मानते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स को ही हम मान लेते हैं, 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स आपके पास है, 40 मार्क्स आपका। अभी अगर आप बहुत अच्छा है आप 30 मार्क्स ले आते हैं, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप 40 मार्क्स पूरा नहीं आएंगे, मान रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपका रीजनिंग वीक है, रीजनिंग पे आपने तो प्रॉपर टाइम दिया नहीं, ये आपका अभी तक 10 मार्क्स आता था और घट करके ये 3 मार्क्स पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर आपका ये स्ट्रेंथ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप अपने स्ट्रेंथ को बूस्ट तो जरूर करिए, लेकिन उतना टाइम उसमें नहीं दीजिए, आपको ज़्यादा टाइम आपकी वीकनेस पे देना है, ठीक है। अब आते हैं कि तैयारी करें कैसे, कितना टाइम हमको पढ़ें, क्या रूटीन होना चाहिए हमारा पढ़ने का, कैसे हम पढ़ें, क्या रूटीन होना चाहिए हमारा पढ़ने का। तो हमको सबसे पहले आपके पास आपके पूरे दिन में आपको 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में आप रख लीजिए कि 10 घंटे आपने सोए हैं, 10 घंटे आपको सोना है। अगर 12 घंटे किसी को सोना होता है, कोई 6 घंटे में नींद पूरा कर लेता है, तो एवरेज रख लीजिए कि 10 घंटे आप सोने में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। फिर भी बचे आपके पास कितने, 14 घंटे बच गए हैं। 14 घंटे में से मान लेते हैं कि 3-4 घंटे अनप्रोडक्टिव वर्क में हम लगा दिए।
सोने में आपने 10 घंटे खर्चे, 4 घंटे आपने अनप्रोडक्टिव वर्क में लगा दिए, फिर भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। आप इस 10 घंटे का कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं अपने पढ़ाई में। अगर आपने ये टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आपके लिए एग्जामिनेशन की तैयारी आसान हो जाएगी। आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमको पढ़ाई कितनी देर करना है। आपको कहीं पर कोई ट्यूशन क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपरेशन करवाऊँगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये जानिए कि हमको जो मेरे पास टाइम है, जो दिन में हमको टाइम मिलता है, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें और आप इसको कम से कम 10 घंटे आप इसको लाने का प्रयास करिए। आप ये सोचिए कि अभी से हम लोग फोकस करते हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा हम लोग उसके लिए फोकस करते हैं। तो आपके पास कम से कम 365 डेज हैं, एटलीस्ट 365 डेज हैं आपके पास। अगर आपने 10-10 घंटे पढ़ लिया, आप 3650 घंटे व्यतीत कर चुके होंगे अपने स्टडी पे। अगर ये 3650 घंटे आपने अपनी पढ़ाई में दे दिया तो यकीन मानिए कि आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बैंक ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे होंगे अगले साल। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर सकता है, फिर से आप वही काम, फिर से वही पढ़ाई, फिर से वही शेड्यूल, फिर से वही सब कुछ आपको करना होगा, फिर एग्ज़ाम देने चाहिए। तो ऐसा सोच करके चलिए कि हम पहली ही बार में, इसी बार में हम क्यों ना निकाल रहे हैं। हमको 1 साल केवल अपना व्यतीत करना है, केवल और केवल 1 साल स्टडी के लिए, बैंक की तैयारी के लिए। इसके बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अगर आप चले जाते हैं एक गवर्नमेंट बैंक में, आप जॉब पा लेते हैं, तो एक तरह से आप एक गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो गए और आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे हम पढ़ाई को व्यतीत करें। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूटीन बनाने की आवश्यकता नहीं है कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, फिर उसके बाद ये खाना खाना है, फिर हमको इंग्लिश पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं करिए। आप ये समझिए कि हमको इन्हांस करना है अपने पढ़ाई के टाइम को, स्टडी के टाइम को। तो अब मानते हैं कि सबने टाइम अपना इन्हांस कर लिया, 10 घंटे का टाइम आपका रीच हो गया पढ़ने का। विज्ञान कहता है कि 22 दिन तक अगर आप लगातार किसी एक काम को करें तो वो आपका आदत बन जाता है। आप 10 घंटे का टाइम अपना बढ़ा करके पूरा करिए। इस 10 घंटे को आपको यूटिलाइज कैसे करना है ये समझिए। हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, पहला सब्जेक्ट हमने इंग्लिश स्टार्ट किया पढ़ना। ठीक है, हम 2 घंटे इंग्लिश पढ़े। अब लगा कि अब पढ़ा नहीं जा रहा है, 5 मिनट का पावर नैप ले लीजिए। आप वहीं पे चेयर पे बैठ करके पढ़िए, सामने टेबल है आपका, आप उसी पर बुक पर ही सर रख के सो जाइए। आपको कुछ नहीं करना। ये नहीं कि आप बेड पर चले जाएं। अगर आप बेड पर गए, बेड सबसे बड़ा दुश्मन होता है विद्यार्थी का, तो आपको बेड पे नहीं जाना। आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। 5 मिनट का पावर नैप, 5 मिनट वहीं सो जाइए, फिर उठिएगा तो आपको एकदम तरोताज़ा महसूस होगा। आप फिर से कंटिन्यू करिए अपना स्टडी। आपको चलिए एक सब्जेक्ट आप 2 घंटे पढ़ लिए, अब मन थक गया इस सब्जेक्ट से, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स जो इंग्लिश है ये पढ़ने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है, रखने का सब्जेक्ट है। अगर तो हम अगला स्टार्ट कर देते हैं। हमने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया आगे। अब कुछ देर हम रीजनिंग बनाए, अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, अब ये कैलकुलेशन जो है ये हो नहीं पा रहा है, अब ये दिमाग चल नहीं रहा। हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए, डेली का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए, हम कुछ बैंकिंग टर्म्स पढ़ना शुरू किया। इस तरह से आप अपने स्टडी को बनाइए। हम पहले कोई भी सब्जेक्ट ले लें, ऐसा नहीं है कि हम यही सब्जेक्ट लेंगे, हम कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, फिर उसको कंटिन्यू करिए। ये नहीं सोचना है कि हमको इसको कितना देर पढ़ना है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठा लिया, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आपको, आपने वो उठा लिया, फिर आपका मन करेगा कि दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़े ही ना, वही को पढ़ते हैं। तो यहीं पर आपका यूज़ होगा स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला पॉइंट। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको उठाइए, आप उसको पढ़ने का कोशिश करिए। अगर आप उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका मन नहीं लगेगा, मन भागेगा इधर उधर, बोलेगा कि नहीं छोड़ दो इसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहें।
लेकिन आपको खुद पर कंट्रोल करके आपको ये पढ़ना है, आपको ये करना है, ठीक है। आपको इसी तरह से आपका स्ट्रेटजी का स्टडी का प्लान जो है, आपका स्ट्रेटजी इसी तरह से बनाना है। इसके बाद आते हैं स्टडी मटेरियल कि हमको पढ़ाई जो करेंगे हम वो किस चीज़ से करेंगे, कौन सा बुक होना चाहिए हमारे पास किस सब्जेक्ट के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। मैं भी इसी से पढ़ा हूँ और ये बहुत अच्छी किताब है। आप प्रैक्टिस करिए आर एस अग्रवाल का, कोई भी अच्छा सा मटेरियल उठा सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा साथ देगी आपको। रीजनिंग भी आप आर एस अग्रवाल का ले सकते हैं, इससे हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए हम रिकमेंड करेंगे परीक्षा मंथन। आप परीक्षा मंथन स्टार्ट करिए रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए पढ़ना बहुत अच्छी किताब है। इसमें हर एक चीज़ है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इससे आएंगे आपके एग्जाम में, आप समझ जाइएगा उसको। आप ये बुक से स्टार्ट करें पढ़ना, और यहाँ पर मैं आपको हर एक बुक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपका एग्जामिनेशन चल रहा, हाँ इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको बुक कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर आपका क्लासेस भी नहीं चलेगा, वो आप या तो खुद से करें या फिर कहीं और जा करके किसी और ट्यूटर से आप उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका क्लास चलेगा वो मैथ्स का चलेगा, रीजनिंग का, कंप्यूटर का। ये 3 क्लासेस आपके रेगुलर होंगे। इसके बाद डेली आपको करंट अफेयर्स का एक क्लास मिलेगा, जिसमें डेली का एक दिन पहले का जो भी घटनाक्रम रहेगा वो आपको मिलेगा। आप इसको स्टडी कर लिया करिएगा, और बीच बीच में आपको बैंकिंग टर्म्स भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप खुद कर सकते हैं, कोई ट्यूटर अच्छा सा देख लीजिए, या फिर कहीं से यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। फिर आपको रूटीन कोई सेट नहीं करना है। इसके बाद आप उन लोगों को अवॉइड करिए जो आपके स्टडी में बाधा बनते हैं। अगर आपका कोई अच्छा मित्र होगा तो वो कभी भी स्टडी में आपका बाधा नहीं करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। तो आप कभी भी उनको ही प्रेफर करें जो आपको पढ़ाई में हेल्पफुल हो, वो नहीं जो आपको डिमोटिवेट करें या फिर पढ़ने से रोकें। उस टाइम में आपको खेलने कूदने के लिए चलिए, मित्र हैं गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है केवल और केवल, ठीक। इसके बाद अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात और कि आपको स्टार्टिंग में सेट प्रैक्टिस नहीं करना है। आप शुरुआत में बेसिक्स को ध्यान में रखिए, आप सब कुछ जान जाइए। जब आप सब कुछ समझ जाएंगे फिर मैं खुद ही आपको कहूँगा कि अब से सेट प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको कोई सेट प्रैक्टिस नहीं करना है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका आपको पहला चैप्टर हो जाएगा नंबर सिस्टम। दूसरा सीरीज आप नंबर सिस्टम आपको पूछ सकता है, फिर सीरीज पूछ सकता है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन आपको पूछा जाएगा।
अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा। फिर आता है परसेंटेज, फिर रेशियो इन प्रोपोर्शन, फिर 7th नंबर पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसी का एक पार्ट है। पार्टनरशिप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, फिर एवरेज, फिर एज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, फिर आता है SICI, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर मिक्सचर एंड डेरिवेशन, एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर SI एंड CI और टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद इतना समझ गए आप लोग। फिर इसके बाद आता है हमारा बोट एंड स्ट्रिंग, जो टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, 14 नंबर में। बोट एंड स्ट्रिंग, बोट एंड स्ट्रिंग के बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद आपको मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन के बाद आता है DI, फिर DS, DI भी पूछा जाएगा, DS भी, डेटा इनइक्वालिटी और डेटा सफिशिएंसी, और 19वां नंबर पे इनइक्वालिटीज, तो ये सारे आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में हमको जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन, फिर इनइक्वालिटीज, फिर सिरॉक्स, फिर इनपुट आउटपुट, आएगा, फिर सेटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो पजल, इसके बाद
डेटा सफिशिएंसी, इसमें भी डीएस आपको पूछा जाएगा। और फिर लॉजिकल, तो रीजनिंग का आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ग्रेजुएशन, इनक्विटीज, सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल, ये आपका सिलेबस हो जाएगा रीजनिंग का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस में, कंप्यूटर में क्या सब आएगा। कंप्यूटर में पहला तो आपका हार्डवेयर हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेसिक, नंबर 2 हार्डवेयर, नंबर 3 मेमोरी, 4th नंबर इंटरनेट, 5वां नंबर हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट, इसके बाद एब्रिविएशन, 7th नंबर MS ऑफिस, 8th नंबर में सॉफ्टवेयर, इसी में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में। फिर इसके बाद नेटवर्किंग, OSPM इसी के अंदर पढ़ेंगे, नेटवर्किंग। दसवां नंबर हो जाएगा इसका नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। और 11th नंबर आपका हो जाएगा गेट, लॉजिकल गेट्स, कंप्यूटर में ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है, बेसिक, हार्डवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, कीबोर्ड शॉर्टकट, एब्रिविएशन, MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, और लॉजिकल गेट्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो GA हो पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको 2 तरह का पूछा जाएगा। पहला करंट अफेयर्स, ये ज़्यादातर मैक्सिमम मार्क्स आपका यहीं से जनरेट होगा। और नंबर दूसरा बैंकिंग टर्म्स में आप बैंक के बारे में जानेंगे, RBI के बारे में जानेंगे, नेशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे बैंकिंग टर्म्स में। और आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी RBI की आती है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह से कैपिटल मार्केट वर्क करता है, किस तरह से मनी मार्केट वर्क करता है, ये सारा चीज़ें, बैंक किस तरह से काम करता है, ये सारा चीज़ आप बैंकिंग टर्म्स में जानेंगे। तो इतने ये आपके सिलेबस हो गए जो यहाँ पर आपको कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका किस दिन कौन सा क्लास चलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लें। आपका पहला क्लास मंडे से स्टार्ट होने वाला है। सातों दिन आपकी क्लास चलेगी। मंडे को आपको मैथ्स का क्लास होगा, फिर रीजनिंग का, फिर कंप्यूटर का, फिर
थर्सडे को मैथ्स का सेम वैसे ही रीजनिंग का और फिर कंप्यूटर का। और इसके साथ साथ आपको डेली का करंट अफेयर्स भी बताया जाएगा। और संडे को कभी कभी बैंकिंग टर्म्स और करंट अफेयर्स तो आपका रेगुलर रहेगा। ये रेगुलर रहेगा बैंकिंग टर्म्स आपका, कभी कभी बैंकिंग टर्म्स का आपका क्लास चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, तो कभी कभार आपको बैंकिंग टर्म्स का क्लास चलेगा और बाकी करंट अफेयर्स का क्लास आपका डेली बेसिस पर आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्या महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई जो आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आज का हम लोग अपना ये सेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन का सेशन था, इसको हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। अभी आप लोगों ने जाना है आज कि हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे आगे, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आएंगे वो। दूसरा कि पढ़ाई हमको किस तरह से करना है, जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करेंगे। तीसरा हमारा सिलेबस क्या है, और चौथा कि आपका क्लासेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आपका क्लासेस होगा। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चले। इसी के साथ मैं ब्रह्मानंद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।